हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसमें 507 के जितने भी एमसीक्यू हैं इंपॉर्टेंट वाले सभी मैंने एक वीडियो में कर दिए हैं, तो इसे आप वॉच कर लीजिएगा। और आज आपका एग्जाम है तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा जाए, कल की तरह ही आपका पेपर अच्छा जाए, हमारी यही शुभकामनाएं आपके साथ में है। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ले लेते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ शेयर भी करिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। चलिए फिर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि दोस्तों, पड़ोसी रिश्तों और अन्य समान रिश्तों को किस रिश्तों के अंतर्गत रखते हैं। और ये ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में बताया था, लेक्चर वीडियो में। तो दोस्त जो होते हैं, दोस्तों को पड़ोसी रिश्ते जो होते हैं और अन्य समान रिश्तों को देखिए तृतीयक रिश्ते में रखते हैं, ठीक है ना। प्रथम रिश्ते में परिवार आता है जिसमें माँ बहन भाई होते हैं। द्वितीयक रिश्ते में दादा दादी चाचा चाची लोग होते हैं। और जो आपका तृतीयक रिश्ता होता है यानी प्राथमिक में माँ बाप फैमिली होती है, द्वितीयक में चाचा चाची दादा दादी लोग होते हैं, तृतीयक में दोस्त पड़ोसी और अन्य रिश्ते होते हैं। रिक्त स्थान भर लेते हैं। भूमिका एक व्यक्ति की डैश का समुच्चय है, तो भूमिका एक व्यक्ति की क्रियाओं का समुच्चय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सोसाइटी शब्द सोसाइटस से उत्पन्न है जिसका अर्थ है दोस्त। और जो सोसाइटी शब्द है वो सोसाइटस से उत्पन्न है, तो जिसका अर्थ दोस्त और क्या होता है, तो देखिए बंधु, दोस्त और बंधु। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। सोसाइटी शब्द सोसाइटस से लिया गया है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो सोसाइटी शब्द है वो किस शब्द से बना है, तो सोसाइटस शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, तो दोस्त और बंधु होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुदाय किसका संगठक है, किसका संगठक है, तो समुदाय जो है समाज का संगठक है, ठीक है ना। परिवार के संबंध में कौन सा कथन ठीक है, अब यहाँ पे बता। तो देखिए इसमें पहला है कि परिवार पहला विद्यालय है जहाँ बच्चे अपना प्रारंभिक अधिगम शुरू करते हैं। यहाँ पे ठीक कथन बताना है, सही कथन बताना है। दूसरा देख लेते हैं कि परिवार किसी भी समुदाय एवं समाज की एक मौलिक इकाई है और परिवार का विश्व भर में सार्वभौमिक अस्तित्व है। उपरोक्त सभी, राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि सच में परिवार जो होता है, तो बच्चे पहली जो पाठशाला बच्चों की होती है, विद्यालय स्कूल होता है, वो परिवार ही होता है, घर होता है जहाँ पे बहुत कुछ सीखता है। फिर दूसरा सही है कि परिवार किसी भी समुदाय और समाज की एक मौलिक इकाई होती है और परिवार का विश्व भर में सार्वभौमिक अस्तित्व है। तो जो तीनों ऑप्शन है सही है। थोड़ा सा माफी चाहूंगी, नॉइज प्रॉब्लम हो रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि समाजशास्त्री ने धर्म को पवित्र चीजों में संबंधित मान्यताओं एवं आदतों को एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है। अब आपको बताना है, तो ये जो आपके इमाइल डर्खिम है और बहुत ही फेमस है, समाजशास्त्री हैं, तो इन्होंने ये कहा था कि जो धर्म है जो पवित्र चीजों से संबंधित मान्यताओं एवं आदतों को एकीकृत प्रणाली के रूप में इन्होंने बताया था धर्म को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सार्वभौमिक कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सार्वभौमिक कार्य है, तो देखिए समाज के सदस्यों का समाजीकरण करना, ये भी शिक्षा का मेन काम है। अगली पीढ़ी को संस्कृत संप्रेषित करना, ये भी शिक्षा का ही काम है। मानव संसाधन से संबंधित समाज की जरूरतों को परिपूर्ण करना, ये भी शिक्षा से काम है। उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तो शिक्षा का सार्वभौमिक काम, इसको थोड़ा याद भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, तो आप लिख सकते हैं पॉइंट बना के। समाज के सदस्यों का समाजीकरण करना शिक्षा का काम होता है, बिना शिक्षा के समाजीकरण हो ही नहीं सकता है। संस्कृति जो होती है वो अगले पीढ़ी तक स्थानांतरित हो, तो बिना शिक्षा के हो ही नहीं सकती। कोई लिखने वाला नहीं होगा, बताने वाला नहीं होगा, तो कैसे संस्कृति आगे की पीढ़ी में संप्रेषित होगी, आगे की पीढ़ी में बढ़ेगी जाएगी, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस विद्वान के अनुसार राजनीति मुख्यतः शक्ति के विभाजन और समाज में सत्ता से संबंध है। ये किसने कहा था, आपके टॉलकॉट ने, और या फिर टीवी बार्टमोर ने कहा था, या फिर ये कहा था आपके जॉन डीवी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा यानी कि टीवी बार्टमोर ने कहा था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय समाज में अनेकता में इनमें से कौन सा कारक नहीं है। भारतीय समाज में अनेकता में इनमें से कौन सा कारक नहीं है। एकता में नहीं, अनेकता की बात चल रही है, तो देखिए वर्ग प्रणाली जो है इसको कारक नहीं माना जाता अनेकता में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय महाद्वीप के प्राचीनतम निवासी नहीं है।
भारतीय महाद्वीप के प्राचीनतम निवासी नहीं है। आपको बताना है, तो आपने पहले भी पढ़ चुका है कि कौन कौन सी 4 जातियां होती हैं, कौन कौन से निवासी हैं। 501 में आपने इसको पढ़ा है। तो देखिए इसमें जो नार्डिक क्षेत्रीय होते हैं ये प्राचीनतम भारतीय उपमहाद्वीप के निवासी नहीं है, बल्कि नेग्रिटो, प्रोस्टो, ऑस्ट्रेलाइड और मंगोलाइड जो है ये प्राचीन निवासी हैं भारत के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा भारतीय संविधान में सूचीबद्ध नहीं है। कौन सी क्षेत्रीय भाषा है जो भारतीय संविधान में सूचीबद्ध नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन, और इसके पहले वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भील, गोंडी और कुमायूनी जो है ये तीनों भाषाएं आपकी भारतीय भाषा में सूचीबद्ध हैं। इनको स्थान दिया गया है एक रीजनल लैंग्वेज के रूप में। ठीक है ना, तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय समाज में एकता के लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। एकता के लक्षण जो होते हैं उनमें से कौन सा नहीं है। एक राजनीतिक अस्तित्व, पृथक समुदाय, वर्ग प्रणाली, और अगला है हमारा नेक्स्ट है सामान्य संस्कृति। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका पृथक समुदाय, क्योंकि पृथक समुदाय जो होगी तो एकता के लक्षण कैसे हो सकते हैं। ये तो पृथकता के लक्षण हो गए, अलगाव के लक्षण हो गए, तो एकता के लक्षण में पृथक समुदाय नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि धर्म दीन ए इलाही किस राजा की संकल्पना थी। धर्म दीन ए इलाही, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है अकबर की संकल्पना थी धर्म दीन ए इलाही। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में आए कौन सा समूह विश्व के भागों से आए प्रवासियों का प्रमुख समूह है। अब बताना है कि इनमें से जो नाम नीचे दिए हैं इनमें से कौन सा समूह है, कौन सा नाम है जो भारत में विश्व के विविध भागों से आए हुए अप्रवासियों का समूह है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी मंगोल, कुषाण और शक जो थे भारत में बाहर से आए हुए अप्रवासी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक के लेखक कौन है। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है। तो देखिए A.R. देसाई जो है इसके राइटर हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि किस विचारक ने यह तर्क दिया कि विद्यालय एक लघु चित्र है और समाज का परावर्तन थोड़ा वैयक्तिक है। ये आपको बताना है कि किसने तर्क दिया, किसने कहा कि विद्यालय एक लघु चित्र है और समाज का परावर्तन थोड़ा वैयक्तिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, या फिर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जॉन डेवी ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा है, रिक्त स्थान भरने के लिए विद्यालय और विद्यालय प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य सामाजिक प्रगति डैश की वृद्धि और पोषण करना है। तो देखिए प्रजातंत्र के विस्तार की वृद्धि और पोषण करना है। ओके, संस्कृत को निम्नलिखित प्रकार से किसने परिभाषित किया। संस्कृत को निम्नलिखित प्रकार से किसने परिभाषित किया है। किस एक जटिल संपूर्णता जिसमें समाज के एक सदस्य के रूप में व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान, मान्यताएं, कला, नियम, नैतिकता, रीतियां और अन्य योग्यताएं मवाद्दें शामिल है। ये किसने कहा है। तो देखिए E.V. टेलर जो है उन्होंने कहा है। ओके, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात किन संवैधानिक प्रावधानों ने कुलीनतावादी उपागम को समानतावादी उपागम में बदल दिया। अब संवैधानिक प्रावधान यहाँ पे अनुच्छेद बताने हैं जिसने कुलीनतावादी उपागम को समानतावादी उपागम में बदल दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 से 45। ये अनुच्छेद 21 जो है आपका मूल अधिकार और शिक्षा का अधिकार है। ठीक है ना, ये जो अनुच्छेद 21A है शिक्षा का अधिकार और 45 जो है मूल अधिकार है। दोनों ये आपके इंपॉर्टेंट हैं और यही है कुलीनतावादी को समानतावादी में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सही या गलत का देख लेते हैं कि सामाजिक गतिशीलता के 2 महत्वपूर्ण कारक है शिक्षा और आय स्थिति। ठीक है ना, अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं क्या है ये सही या गलत है। तो राइट है, बिल्कुल सही आंसर है ये। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया कैसे विकसित होती है। शिक्षा की प्रक्रिया कैसे विकसित होती है। तो उपरोक्त सभी से, यानी सामाजिक संरचना में, सामाजिक नियमों में, मूल्य प्रणालियों में शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो विकसित होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परंपरागत रूप से शिक्षा किन धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। परंपरागत रूप से शिक्षा किन धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। तो देखिए ईसाई मिशनरियों और इस्लामी मदरसों और बौद्ध विहारों द्वारा की परंपरागत रूप से पूछा है और धार्मिक संस्थाओं द्वारा पूछा है। 2 चीजें यहाँ पे हैं, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है ना,
फ्रांस के समाजशास्त्री जो आपके थे पियरे बेंडूरा ने देखा कि शिक्षा प्रभावी वर्ग की संस्कृति को स्थायी करता है। इस परिदृश्य को उन्होंने क्या कहा था? जो पियरे बेंडूरा है उन्होंने देखा था कि शिक्षा प्रभावी वर्ग की संस्कृति को स्थायित्व करता है, स्थायी करता है। तो इस परिदृश्य को उन्होंने क्या नाम दिया था? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन नाम दिया था। क्या दिया था? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन नाम दिया था। ओके, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि समाजवादी राज्य सामान्य शिक्षा प्रणाली का दावा करते हैं, इसका मुख्य उदाहरण है। जो समाजवादी राज्य होते हैं वो सामान्य शिक्षा प्रणाली का दावा करते हैं, इसका मुख्य उदाहरण क्या है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका का, यानी जर्मनी इसका मुख्य उदाहरण है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैर औपचारिक शिक्षा से संबंधित नहीं है? गैर औपचारिक शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खा, यानी थोड़ा दृढ़ पाठचर्या प्रस्तुत करता है, जो कि औपचारिक शिक्षा से संबंधित नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अपेक्षित नहीं होती है, विद्यार्थियों से शिक्षक के बीच संपर्क को घटाता है, अधिकांश गतिविधियां संस्थान से बाहर होती है, बिल्कुल सही है, औपचारिक शिक्षा से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, जो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली होती है किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है ये। तो देखिए गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, जो कि आप कर रहे हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक हमें हमारे समुदाय से बांधे रहते हैं? ऐसे कौन से कारक है, फैक्ट है, जो हमें हमारे समुदाय से, समुदाय होता है उससे बांध के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं? व्यवसाय, प्रथाएं, भाषा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। व्यवसाय, बिजनेस है, जो भी प्रथाएं हैं, जो भी लैंग्वेज भाषाएं हैं, रिलीजन्स हैं, ये सभी चीजें हमें बांध के रखती हैं हमारे समुदाय से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षा के समुदाय की भागीदारी का उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, जिसका तात्पर्य है शिक्षा के समुदाय की भागीदारी का उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, जिसका तात्पर्य क्या है? सभी बच्चों के लिए विद्यालय सुविधाओं की उपलब्धता, सभी बच्चों को नामांकन प्राप्त करने एवं प्रणाली को सभी विद्यार्थियों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी बनाना, केवल का या फिर केवल का और खा दोनों। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा के का और खा दोनों, यानी कि शिक्षा के जो समुदाय की भागीदारी का उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण आपको पता होगा, आपने 502 में इसको पढ़ा है, 501 में, यानी कि शिक्षा का सबके लिए होना, ठीक है ना। सार्वभौमिकरण यानी पूरे विश्व में जो शिक्षा है पूरे विश्व में सबके लिए उपलब्ध कराई जाए, अवेलेबल करवाई जाए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। तो सभी बच्चों के लिए विद्यालय सुविधाओं की उपलब्धता हो, सभी बच्चे जो है विद्यालय जाएं, स्कूल जाएं, सभी बच्चों को नामांकन प्राप्त करने एवं प्रणाली को सभी विद्यार्थियों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी बनाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरना है। शैक्षिक प्रणाली को समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित वित्तीय, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए डैश की भागीदारी एक साधन है। किसकी भागीदारी? तो समुदाय की। शैक्षिक प्रणाली को समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित वित्तीय, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए समुदाय की भागीदारी एक साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समुदाय को किन स्तरों पर विद्यालय शिक्षा की योजना में शामिल होना चाहिए। समुदाय को किन स्तरों पर विद्यालय शिक्षा की योजना में शामिल होना चाहिए? गांव, प्रखंड, जिला या उपरोक्त सभी? देखिए समुदाय को किन स्तरों पर, तो उपरोक्त सभी स्तरों पर इसका राइट आंसर घ, यानी उपरोक्त सभी स्तरों पर शिक्षा, विद्यालय की जो शिक्षा है उसकी जो योजनाएं हैं उसमें शामिल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि समुदाय निम्नलिखित में से किस तरीके से विद्यालय शिक्षा में योगदान कर सकता है? समुदाय निम्नलिखित में से किस तरीके से विद्यालय शिक्षा में योगदान कर सकता है, यानी समुदाय जो हेल्प करता है विद्यालय के लिए, तो कौन से तरीके हैं? धन, सामग्री एवं श्रम के योगदान के माध्यम से, या विद्यालय ना जाने वाले बच्चों के लिए सर्वेक्षण में भाग लेकर, बाल श्रम पर जागरूकता बनाने में, उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए मैं आंसर देख लेती हूँ। घ यानी उपरोक्त सभी, मतलब समुदाय जो है विद्यालय शिक्षा में हेल्प कर सकता है धन, सामग्री एवं श्रम के योगदान के माध्यम से, धन भी देकर,
विद्यालय जो छात्र नहीं जाते हैं, बच्चे नहीं जाते हैं, उनके लिए सर्वेक्षण में भाग लेकर कि कौन से ऐसे बालक है, बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनको स्कूल तक पहुंचाया जाए और बाल श्रम पर जागरूकता बनाने में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और उसे सेव करें ताकि जो भी न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको इजी से अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। विद्यालय शिक्षा को सुधारने में समुदाय निम्नलिखित में से किन कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं? विद्यालय शिक्षा को सुधारने में समुदाय निम्नलिखित में से किन कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं? ऐसे कौन कौन से कार्य होते हैं समुदाय के? अब आपको यहाँ पे ये देखना, क्वेश्चन सीधा सा है कि विद्यालयीन शिक्षा में योगदान के लिए, विद्यालयीन शिक्षा को सुधारने के लिए समुदाय के निम्नलिखित कौन कौन से कार्य होते हैं? शिक्षकों की नियुक्ति करने एवं सहायता देना, शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाना, विद्यालय के विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थित दर को बढ़ाने में उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी। चलिए देख लेते हैं। तो घ इसका देखिए राइट आंसर है। तो शिक्षकों की नियुक्ति करने एवं सहायता देना, शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाना, विद्यालय के विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति दर को बढ़ाने में जो समुदाय होते हैं विद्यालयीन शिक्षा में सहायता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि माता पिता एवं अभिभावक विद्यालयों के साथ अपने ज्ञान एवं कौशलों को किस तरह से साझा करते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो माता पिता होते हैं, जो अभिभावक पेरेंट्स होते हैं, वो विद्यालय के साथ अपने ज्ञान एवं कौशलों को किस तरह से साझा करते हैं। तो खेल प्रशिक्षकों की भोजन से सहायता करते हैं, या विद्यालय वार्षिकोत्सव के आयोजन में सहायता करते हैं, या विद्यालय की सभाओं में सक्रिय भागीदारी लेते हैं। उपरोक्त सभी तरीकों से। राइट आंसर उपरोक्त सभी तरीकों से, यानी माता पिता जो होते हैं, अभिभावक जो होते हैं, खेल प्रशिक्षकों की भोजन से सहायता करते हैं, विद्यालय वार्षिकोत्सव के आयोजन में जो भी एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, विद्यालय की सभाओं में सक्रिय भागीदारी लेते हैं, जो भी पीटीएम्स जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें हो जाते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन शायद मिस हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि गांव वार्ड का नक्शा तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन सहायता कर सकता है। यदि गांव वार्ड का नक्शा तैयार किया जाता है तो उनमें से कौन सहायता करते हैं? ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि, समुदाय के सदस्य, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी गांव वार्ड का नक्शा तैयार करने में ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि, समुदाय के सदस्य होते हैं, सभी हेल्प करते हैं। रिक्त स्थान भर लेते हैं। गांव वार्ड का नक्शा विकसित करने की प्रक्रिया डैश योजना कहलाती है। तो सूक्ष्म योजना कहलाती है, ठीक है ना। गांव और जो वार्ड होते हैं तो उनके जो नक्शे बनाए जाते हैं तो वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो वो प्रक्रिया आपकी सूक्ष्म प्रक्रिया कहलाती है। सूक्ष्म योजना निम्नलिखित में किसकी सहायता से हो सकती है? सूक्ष्म योजना निम्नलिखित में किसकी सहायता से हो सकती है? सर्वेक्षणों के द्वारा, सहयोगी अधिगम या कार्य तकनीकों के द्वारा, समूह केंद्रित विचार के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर का उपरोक्त सभी होगा। सूक्ष्म योजना निम्नलिखित जो है, सूक्ष्म योजना जो है सर्वेक्षणों के द्वारा, सहयोगी अधिगम एवं कार्य तकनीकों के द्वारा, समूह केंद्रित विचार के द्वारा सहायता करके हो सकती है। सहभागी अधिगम एवं कार्य तकनीकें सूचना संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किन प्रतीकों के उपयोग पर भरोसा करती हैं? सहभागी अधिगम एवं कार्य तकनीकें सूचना संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किन प्रतीकों के उपयोग पर भरोसा करती हैं? चपाती समुदाय दृष्टिकोण, बीज डंडों एवं झंडों का प्रयोग, केवल का और खा। तो का और खा, जनरली आपके जो आंसर से का और खा ही हो रहे हैं। इस चीज को थोड़ा सा कुछ ऐसे मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी जिनमें दोनों ऑप्शंस आपके सही होंगे, ठीक है। तो बीज डंडों एवं झंडों का उपयोग, चपाती समुदाय दृष्टिकोण, ये सभी होते हैं जिन प्रतीकों का उपयोग करती हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समृद्धि परियोजना के मुख्य उद्देश्य नहीं है? ऐसे कौन से प्राथमिक समृद्धि जो परियोजना होती है उसके मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है? सार्वभौमिक नामांकन तथा गुणवत्ता शिक्षण के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रणाली में अवधारणा, विद्यालय की संवर्धित आधारभूत संरचना, समुदाय एवं शिक्षा प्रशासनों के बीच एक अंतःपृष्ठ बनाना, उपयुक्त सभी। तो समुदाय एवं शिक्षा प्रशासकों के बीच एक अंतःपृष्ठ बनाना, ये जो प्राथमिक समृद्धि परियोजना होती है इसके मुख्य उद्देश्य नहीं है, और जो दो दिए हुए हैं इसके उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य बस्ती शिक्षा समिति से संबंधित थे? निम्नलिखित में से कौन से कार्य बस्ती शिक्षा समिति से संबंधित थे? नामांकन, उपस्थिति, अधिगम प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी नामांकन, उपस्थिति, अधिगम प्रक्रिया, ये सभी कार्य बस्ती शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि समुदाय निम्नलिखित में से किस तरीके से सहायता नहीं करती है? समुदाय जो है किस तरीके से सहायता नहीं करती है? शिक्षा के महत्व पर जागरूकता सृजित करना, सेवा प्रदान करने में भागीदारी,
बस्ती पर नक्शा तैयार करने पर, या वित्तीय संसाधन सहायता प्रदान कर। तो राइट आंसर खा हो जाएगा, यानी सेवा प्रदान करने में जो भागीदारी होती है वो सहायता नहीं करती है समुदाय। पहला क्वेश्चन है कि हमारे देश में शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की शुरुआत किस नीति से हुई थी? सार्वभौमिकरण के जो लक्ष्य को प्राप्त करने की शुरुआत किस नीति से हुई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, शिक्षा कर्मी परियोजना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना, प्राप्त रखी गई थी कि लक्ष्य जो है शिक्षा सब तक पहुंचे, सार्वभौमिकरण का शिक्षा सब तक पहुंचे। तो जिस इसका लक्ष्य जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रखा गया था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत के मुख्य कार्यक्रम के रूप में सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया? शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, शिक्षा सब तक पहुंचे, इसके लिए भारत के जो मुख्य कार्यक्रम के रूप में सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया? सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया? 2000 में, 2003 में, 2002 में, 2004 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2002 में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? शिक्षा का सार्वभौमिक पहुंच और इसका प्रतिरक्षण, लिंग भेद और सामाजिक वर्गों के मध्य की दूरी को मिटाना, बालकों के अधिगम स्तर को बढ़ाना, और उपरोक्त सभी। देखिए इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। सर्व शिक्षा अभियान के जो प्रमुख लक्ष्य है कि शिक्षा का सार्वभौमिक पहुंच हो, यानी सभी तक ये पहुंचे, लिंग भेद इसमें ना हो, सामाजिक जो वर्ग होते हैं वो भी इसमें ना हो, और बालकों के अधिगम स्तर को भी बढ़ाया जाए, सीखने के स्तर को बढ़ाया जाए। सत्य या असत्य बताइए क्या है ये? 3 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो क्या है? तो ये असत्य है। 3 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए नहीं, बल्कि 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो 3 की जगह 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्य या असत्य बताना है कि सत्य या असत्य से मतलब है कि इसमें आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। जैसे निर्माणात्मक अधिगम विधि में शिक्षक विद्यार्थियों में अवधारणा विकास को सरलीकृत करता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, किस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों में अवधारणा विकास को सरलीकृत करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा निर्माणात्मक जो आपकी विधि होती है उसके अंतर्गत। सत्य या असत्य फिर से बताना है, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार केवल एसएमसी से संबद्ध होता है, शिक्षकों से नहीं। तो ये असत्य है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक 2 प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक डैश विद्यालय होना चाहिए। क्या एक डैश विद्यालय होना चाहिए? उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रत्येक 2 प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक विद्यालय, कौन सा एक विद्यालय होना चाहिए? उच्च या फिर प्राइमरी लेवल का या फिर मध्य? तो इसमें उच्च प्राथमिक हो जाएगा। इनमें से कौन सी विशेषता शिक्षण व्यवसाय की नहीं है? हाँ के लिए बाई और नहीं के लिए यन द्वारा संकेत आपको देना है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सी विशेषता शिक्षण व्यवसाय की नहीं है। इसमें विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण निहित होते हैं, सही है ये। अनुसंधान क्रियाकलाप आवश्यक नहीं होते हैं, गलत है यानी नहीं। शिक्षण में वैज्ञानिक प्रक्रियाएं निहित होती हैं, हाँ। जीवन मूल्य इस व्यवसाय का एकीकृत अंग होने चाहिए, हाँ। यह व्यक्तिगत स्तर पर और स्वतंत्र रूप से अनुगमन नहीं आ सकता है, तो नहीं। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है शिक्षण व्यवसाय की विशेषता नहीं है, तो वो आपको याद रखना होगा, और इसमें 4 ऑप्शन आपसे दे दिए जाएंगे, एक को आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है ना, इसमें यस और नो में दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कितने रुपए प्रति विद्यालय शिक्षण अधिगम उपकरणों के लिए प्रावधान किया गया है? यानी सर्व शिक्षा जो अभियान है इसके अंतर्गत कितने रुपए विद्यालय प्रशिक्षण अधिगम उपकरण के लिए रखे गए हैं? 10,000, 5,000, 15,000, 20,000। तो 10,000 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान ने विकलांग बालकों के समावेशन हेतु कितनी राशि प्रति बालक के लिए प्रावधान की है? 1,000, 1100, 1200 या फिर 1300? तो 1200 रुपए यानी सर्व शिक्षा अभियान ने विकलांग बालकों के समावेशन हेतु राशि रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें डैश ने अवलोकन किया कि विद्यालय प्रणाली का एकमात्र महत्वपूर्ण घटक शिक्षक होते हैं। यानी किसने अवलोकन किया? क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा किसने अवलोकन किया कि विद्यालय प्रणाली का एकमात्र महत्वपूर्ण घटक शिक्षक होते हैं? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने आपके ऑप्शन में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमिकाएं एक शिक्षक द्वारा निर्वाहित की जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिकाएं एक शिक्षक द्वारा निर्वाहित की जाती हैं, जिसका पालन जो है शिक्षक करता है। कार्य है शिक्षक का कक्षा प्रबंधक, प्रशिक्षक, ज्ञान का सृजक या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होता है, कक्षा का प्रबंध करना, मैनेजमेंट करना प्रशिक्षक का काम है। ज्ञान का सृजक जो होता है ये सब कौन करता है, शिक्षक करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब शिक्षक किसी अन्य संस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, जब शिक्षक किसी अन्य संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो इसे ऑफ साइट अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन साइट अप्रोच को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये शिक्षकों को ऑन साइट और ऑफ साइट दो चीजें हैं यहाँ पे। तो प्राथमिकता दी जाती है ऑन साइट अप्रोच को क्योंकि यह शिक्षकों को कार्यस्थल से हटाती नहीं है, प्रत्यक्ष अधिगम हो जाता है या विद्यालय में ही प्रशिक्षण दिया जाता है। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी होता है, कार्यस्थल से हटाती नहीं है, प्रत्यक्ष अधिगम हो जाता है, विद्यालय में ही प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान भरना है। महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित स्वदेशी शिक्षा थी। तो महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित कौन सी स्वदेशी शिक्षा थी आपको बताना, इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और उसे सेव करें ताकि जो भी न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको इजी से अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा और इसके दो और नाम है, तालीमी शिक्षा और वर्धा शिक्षा। यानी महात्मा गांधी द्वारा जो प्रस्तावित स्वदेशी शिक्षा थी उसके 4 नाम है, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, तालीमी शिक्षा और वर्धा शिक्षा के नाम से भी ये जानी जाती है, तो याद रखिएगा। स्थान भरना है। बीआरसी और सीआरसी की स्थापना डैश की योजना के अंतर्गत की गई थी। किसके अंतर्गत की गई थी? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी डीपीईपी के अंतर्गत की गई थी। एक इसमें चीज आप लोग जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बीआरसी का फुल फॉर्म, सीआरसी का फुल फॉर्म और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो यानी डीपीईपी है, इसका जो कभी कभी डीपीपी पूछ के इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बीआरसी और सीआरसी की स्थापना की योजना किसकी गई थी, किसके अंतर्गत की गई थी? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि रिक्त स्थान यहाँ पे भी भरना है। एनसीईआरटी शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था मॉडल के अंतर्गत करता है। किस मॉडल के अंतर्गत करता है? तो देखिए कास्केड मॉडल या प्राप्त प्रतिरूप जो होते हैं उसके अंतर्गत करता है, ठीक है। SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों के लिए कई भूमिकाओं को सूचीबद्ध किया गया है। वे कौन सी भूमिकाएं हैं जिनको सूचीबद्ध किया गया है? समावेशी कक्षा कक्ष, असंगतता का उन्मूलन, शिक्षक व्यवहार हेतु मानदंड और उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी एसएस में सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों के लिए कई भूमिकाओं को सूचीबद्ध किया गया, भूमिकाएं सभी होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किस शिक्षण प्रतिरूप में प्रशिक्षण 2 या 3 श्रेणी प्रणाली में प्रदान किया जाता है? किस शिक्षण प्रतिरूप में प्रशिक्षण 2 या 3 श्रेणी प्रणाली में प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रपात प्रतिरूप, आमने सामने संस्थानिक प्रतिरूप, दूरस्थ शिक्षा प्रतिरूप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा का, यानी कि प्रपात प्रतिरूप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी ने शिक्षकों को एनपीई 1986 के नए मुख्य विषय यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 की, उसके नए मुख्य विषय क्षेत्र से परिचित कराने के मुख्य उद्देश्य के साथ साथ किस प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रारंभ किया था? यानी एनसीईआरटी ने जो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसके मुख्य विषय क्षेत्र से परिचित कराने के लिए जो मुख्य उसके उद्देश्य थे, किस प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रारंभ किया था मुख्य उद्देश्य के लिए? स्पोर्ट है और पीएमओएसटी पीमोस्ट है और डीएलएड है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका पीमोस्ट यानी पीएमओएसटी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्वप्रथम समुदाय शब्द को साझा मूल्यों वाले लोगों द्वारा स्थापित एक समूह के रूप में किसने परिभाषित किया? आपको बताना है कि जो समुदाय शब्द था तो वो एक साझा मूल्यों वाले लोग इसमें रहते हैं, स्थापित एक समूह होता है। तो ये किसने कहा था, किसने डिफिनीशन दी थी इसकी, ये आपको इसमें बताना है। अरस्तु, डेलर, एप्पल, मिसेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु, ओके।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि समुदाय के विभिन्न प्रकार हैं। समुदाय के कौन कौन से प्रकार हैं? भौगोलिक समुदाय, मानव जाति और धार्मिक समुदाय, शैक्षिक संबंधों पर आधारित या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। यानी समुदाय के जो प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, तो उसमें भौगोलिक समुदाय, मानव जाति समुदाय, धार्मिक समुदाय, शैक्षिक संबंधों पर आधारित समुदाय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि स्थानीय समुदायों में विविधता किन कारणों से हो सकती है? तो देखिए, स्थायी समुदायों में जो विविधता होती है जनसंख्या, भाषा, धर्म, इन सभी से होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो स्थानीय समुदाय में विविधता जो होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा देश है, यहाँ विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। और विविधता किन चीज़ों से होती है? जैसे एक समाज में लोग रह रहे हैं, उस समाज में बहुत सारे धर्म के लोग रह रहे हैं, बहुत सारी उनकी अलग अलग बोलियां हैं। ठीक है ना, तो अलग धर्म के, अलग बोलियों के लोग, अलग समाज के लोग रह रहे हैं, तो ये हो जाती है कि समुदाय में विविधता। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। भारत में ग्रामीण समुदाय प्रभावी रूप से किस आधार पर विभाजित है? जो ग्रामीण समुदाय हैं वो किस आधार पर विभाजित है? जाति पर, पंथ पर, धर्म पर, या फिर ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी भारत में ग्रामीण समुदाय जो है वो प्रभावी रूप से इन सभी आधार पर विभाजित है। जात के नाम पे भी समुदाय बने हुए हैं, पंथ, धर्म, इन सभी पे बने हुए हैं। ठीक है ना, यानी हर एक धर्म के अपने अलग अलग समुदाय हैं। निम्नलिखित में से समुदाय के कौन से संरचनात्मक एवं कार्यात्मक लक्षण शिक्षा को प्रभावित करते हैं? तो देखिए, यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है कि सामाजिक सांख्यिकी, आप चाहे तो इसका आंसर आप अपने आप भी बता सकते हैं। चलिए, मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊंगी और आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से समुदाय के कौन से संरचनात्मक एवं कार्यात्मक लक्षण शिक्षा को प्रभावित करते हैं? सामाजिक सांख्यिकी है, विश्वास प्रणाली है, रीति और परंपराएं हैं, या उपरोक्त सभी? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, तो उपरोक्त सभी जो है ये प्रभावित करते हैं समुदाय के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक लक्षण। ये मतलब समुदाय की शिक्षा है उनको प्रभावित करते हैं ये सभी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रिक्त स्थान को भरना शीर्ष से शिक्षा कर्मी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? यानी कि रिक्त स्थान को भरना, ये एक स्लोगन दिया गया है। ठीक है ना, एक लाइन दी गई है, ये शीर्षक है। अब आपको बताना है ये शिक्षा कर्मी परियोजना है एक, तो किस राज्य से संबंध रखती है, किस राज्य में रिक्त स्थान को भरना है, नाम से, एक स्लोगन से, एक शीर्षक से शिक्षा कर्मी लोगों को यानी टीचरों की नियुक्ति की जाती है। तो उस राज्य का आपको नाम बताना है। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में रिक्त स्थान को भरना है नामक एक शीर्षक, एक स्लोगन, एक लाइन से बनाई गई है। और जो मेन किसके लिए बनाई गई है? शिक्षा कर्मी परियोजना के लिए। क्वेश्चन को उलट भी सकता है, क्वेश्चन को पूछ सकता है कि रिक्त स्थान को भरना है शीर्षक है किस परियोजना के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, ये लाइन जो है किस परियोजना के लिए है? तो शिक्षा कर्मी परियोजना के लिए है। ठीक है ना, देश जहां शैक्षिक सुधारों की प्रक्रिया सफल हो चुकी है वे ऐसे देश हैं जहां, यानी कुछ देश ऐसे हैं जहां शैक्षिक सुधारों में यानी शिक्षा में सुधार की जो प्रक्रिया की जा रही थी वहां वो सफल हो चुके हैं, शिक्षा में सुधार हो चुका है। तो वो ऐसे देश हैं जहां माता पिता, शिक्षक और समुदाय दृढ़ निश्चय दिखाते हैं, या सतत संवाद से समर्थित होते हैं, आर्थिक सहायता से समर्थित होते हैं, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। यानी जहां शैक्षिक सुधार हो चुके हैं शिक्षा में, तो वो ऐसे देश वहां पे हुए हैं। कहाँ पे हुए हैं? जहां माता पिता शिक्षा और समुदाय पर दृढ़ विश्वास दिखाते हैं, सतत संवाद से समर्थित होते हैं और आर्थिक सहायता से समर्थित होते हैं। ये सभी जहाँ पे लक्षण पाए जाते हैं वहाँ पे जो शिक्षा के प्रति शैक्षिक सुधार, शिक्षा में सुधार के लिए कदम उठाया गया था वो सफल हुआ है। शिक्षा कर्मी परियोजना किससे संबंधित है? शिक्षक की अनुपस्थिति से जूझने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, विद्यालय में भोजन वितरण से, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, शिक्षा कर्मी परियोजना किससे संबंधित है? राइट आंसर का हो जाएगा शिक्षक की अनुपस्थिति से। शिक्षकों की नियुक्ति तभी की जाती है जब शिक्षक की कमी होती है। तो शिक्षक की अनुपस्थिति स्कूल में बहुत कम थी, इसलिए वहां पे शिक्षा कर्मी परियोजना चलाई गई। ठीक है, प्रोपेल क्या है? एक क्रिया शोध परियोजना ग्रामीण समुदाय को प्राथमिक विद्यालयों की रूपरेखा बनाने में आगे बढ़ाता है। केवल का और खा। राइट आंसर होगा का और खा, यानी जो प्रोपेल है वो आपका एक क्रिया शोध परियोजना भी है और जो ग्रामीण समुदाय को प्राथमिक विद्यालयों की रूपरेखा बनाने में आगे बढ़ाता है। सामुदायिक मालिकाना के विभिन्न सूचक हैं। अब आपको बताना कि जो सामुदायिक मालिकाना होता है उसके इंडिकेटर कौन कौन से हैं।
समुदाय एवं विद्यालय के बीच लेन देन का संबंध स्थापित होता है, या आपातकाल में समुदाय के द्वारा विद्यालय की देखभाल होती है, या विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियों में समुदाय की सहभागिता होती है। उपरोक्त सभी क्वेश्चन समझिएगा कि सामुदायिक मालिकाना के विभिन्न इंडिकेटर सूचक कौन कौन से हैं। तो देखिए, समुदाय एवं विद्यालय के बीच लेन देन के संबंध भी स्थापित होते हैं क्योंकि समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका होती है विद्यालय में। आपातकाल में समुदाय के द्वारा विद्यालय की देखभाल भी होती है, समुदाय करता है। विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियों में समुदाय की सहभागिता भी होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका घ यानी उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य बच्चे कितने माह की आयु के बीच अपना पहला शब्द बोलते हैं? 12 से 18, 10 से 12 ये माह में है, और 10 से 18 या फिर 12 से 15, क्योंकि माह ऊपर लिखा हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? 12 से 18, यानी 1 साल से 1.5 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं, 12 से 18 यानी 1 से 1 ईयर 6 मंथ, यानी 1 से 1.5 साल के बीच में बच्चे जो होते हैं पहला शब्द बोलने लगते हैं। तो हो सकता है माह की जगह आपसे ईयर पूछ ले, और यदि ईयर पूछता है, यदि 1 से 1.5 साल होता है तो आपका राइट आंसर होगा। यदि सिर्फ 1 साल होता है तो वो भी सही होगा, यदि 1.5 साल सिंगल होता है तो वो भी सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको माइंड में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। पानिया क्या है? जाति समूह है, जनजातियों का एक प्रकार है, गैर सरकारी संस्था है, सरकारी कार्यक्रम है। तो देखिए, पानिया जो होती है जनजातियों का एक प्रकार होती है। ठीक है, जो जनजाति होती है उनमें एक प्रकार पाई जाती है पानिया। ठीक है, राइट आंसर खा होगा, जनजातियों का एक प्रकार। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि जनजाति सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में माहुल के वृक्ष का क्या उपयोग है? माहुल का वृक्ष का उपयोग पूछा गया है। जो ये जनजाति लोग होते हैं, यानी कि जो आदिवासी लोग होते हैं, उन लोगों के जीवन में क्या इसका उपयोग है? कि वृक्ष के फल को सब्जी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, बीज का प्रयोग तेल निकालने के लिए, फूल से मदिरा निकलता है। उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। माहुल का मतलब आई थिंक यहाँ पे शायद महुआ हो सकता है, मैं इतना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं शायद महुआ हो, क्योंकि इसके जो वृक्ष के फल होते हैं उनका सब्जी भी, कोवा जिसे कहते हैं, उसकी सब्जी भी बनती है। बीज का प्रयोग तेल निकालने में भी किया जाता है, और ये एक मेडिसिन होती है जो बहुत यूजफुल होती है, और फूल से इसका जो मदिरा होता है वो बनता ही बनता है, एक तरह से फल से कह लीजिए। तो माहुल जो है इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 10 केंद्रित कौशल क्वेश्चन देख लेते हैं जो विस्तृत रूप से कितने वर्गों में विभाजित है। 10 केंद्रित कौशल हैं जो विस्तृत रूप से कितने वर्गों में विभाजित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 वर्गों में ये विभाजित है। ओके, अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक विवेचनात्मक चिंतन किस कौशल के अंतर्गत आते हैं? सृजनात्मक विवेचनात्मक चिंतन किस कौशल के अंतर्गत आते हैं? सामाजिक चिंतन, संवेदनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा चिंतन कौशल के अंतर्गत सृजनात्मक विवेचनात्मक चिंतन आते हैं। ओके, तो राइट आंसर इसका खा हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रित कौशल सामाजिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा केंद्रित कौशल सामाजिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो प्रभावी संचार, स्व जागरूकता, तदानुभूति, या फिर निर्णय निर्माण, कौन सा ऐसा केंद्रित कौशल है जो सामाजिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका निर्णय निर्माण, जो है वो केंद्रित कौशल होता है जो सामाजिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि अंतर्वैयक्तिक संबंध के बारे में कौन सा कथन ठीक है? अंतर्वैयक्तिक संबंध के बारे में, ये सकारात्मक तरीके से लोगों के साथ संबंध होने में सहायता करता है, या मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने और बनाए रखने में सक्षम साधन भी है, और खा दोनों ठीक हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका गा हो जाएगा। यहाँ पे आंसर है, लेकिन मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो गा हो जाएगा। का और खा दोनों ही, यानी सकारात्मक तरीके से लोगों के साथ संबंध होने में सहायता करता है, और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने और बनाए रखने में सक्षम साधन भी है। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार बालक का अर्थ है। यदि हम आपके 5 यूनिट की बात करें तो ये बाल अधिकार और विद्यालय प्रावधान से है। ओके, तो इसके अंतर्गत एमसीक्यू ले लेते हैं जल्दी से कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार बालक का अर्थ क्या होता है। तो देखिए इसमें बालक का अर्थ होता है का जो है राइट आंसर होगा, यानी 18 वर्ष की आयु से कम का प्रत्येक जो मानव होता है वो बालक की श्रेणी के अंतर्गत आता है। बालक और बालिका, तो जो 18 वर्ष की आयु से कम बालक बालिका होते हैं, यानी कि चाहे मेल फीमेल हो, उनको बालक कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत में विवाह के लिए किस न्यूनतम आय को कानून द्वारा निर्धारित किया गया है। आपको वो आय बतानी है, न्यूनतम कम से कम आय जिसमें पुरुष और महिला की शादी होती है उस एज के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है का होगा, यानी महिला की आयु कम से कम 18 और पुरुष की 21 है। पुरुष जो है 21 वर्ष का हो, 21 वर्ष क्रॉस कर चुका हो, महिला जो है 18 वर्ष, ठीक है। तो ये जो आयु होती है ये शादी के लिए निर्धारित की गई है, कानून एक बना दिया गया है भारत में विवाह के लिए, ओके। और आपको तो पता ही है और इजी क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में व्यक्ति पुरुष और महिला के लिए वाहन चलाने हेतु वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है। यानी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम बात करते हैं तो ये भी बहुत ही आसान है। 19 वर्ष से अधिक के जो बालक होते हैं उन लोगों के लिए वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आयु निर्धारित कर दी गई है, यानी कि वो जो है ड्राइविंग लाइसेंस उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है, 19 वर्ष से अधिक है। अब यहाँ पे खाली स्थान भर लेते हैं कि बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वैध उपकरण बाल अधिकार पर क्या है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संधि CRC जो है वो बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वैध उपकरण बाल अधिकार है, ठीक है। बाल अधिकारों पर राष्ट्र संधि के विविध लक्षण निम्नलिखित है। अब राष्ट्र संधि के लक्षण कौन से हैं, अब यहाँ पे आपको ये बताना है। जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं तो इनमें से राइट ऑप्शन जो है वो घ हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो आपका बाल अपराध है उसके लिए क्या लक्षण है। तो 18 वर्ष की जो आयु होती है उनके लड़के एवं लड़कियों को दोनों पर लागू होते हैं ये, ठीक है। बालक का सर्वोत्तम हित तथा भेदभाव रहित और बालक के विचारों को सम्मान के सिद्धांतों पर संधि निर्देशित है और यह परिवार के महत्व तथा ऐसे वातावरण के निर्माण विकास के लिए हितकारी होने पर जोर देती है। तो जो उपरोक्त चीजें हैं ये सभी जो है ये लक्षण है आपके जो आपका बाल अधिकार है राष्ट्र संधि के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तात्कालिक अधिकार के अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं, अब आपको बताना है। तात्कालिक अधिकार के अंतर्गत तो देखिए राइट आंसर नागरिक और राजनैतिक अधिकार जो होते हैं ये तात्कालिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भेदभाव दंड बाल अपराधों के लिए पृथक न्याय व्यवस्था तथा जीवन का अधिकार से संबंधित मुद्दे किस अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। भेदभाव दंड बाल अपराध जो होते हैं इनके लिए जो पृथक से न्याय व्यवस्था और जीवन के अधिकार से संबंधित जो मुद्दे होते हैं ये किस अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, तत्कालिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि रिक्त स्थान भरना है कि डैश अधिकार तत्काल ध्यान दिए जाने तथा कार्यवाही किए जाने की मांग करते हैं। तो कौन से ऐसे अधिकार होते हैं, तो कि जो प्रगतिशील अधिकार होते हैं वो तत्काल ध्यान दिए जाने तथा कार्यवाही करने की मांग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार संयुक्त राष्ट्र संधि के किस मानव अधिकारों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है कि शिक्षा का जो अधिकार है वो संयुक्त राष्ट्र संधि के किस मानव अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए प्रगतिशील अधिकार के अंतर्गत आता है शिक्षा का अधिकार। ये आपका जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। और प्रगतिशील अधिकार किसे कहते हैं, तो जस्ट अभी हम देख के आ रहे हैं कि वह अधिकार जो तत्काल ध्यान दिए जाएं तथा कार्रवाई किए जाने की मांग करते हैं, इसीलिए शिक्षा का अधिकार है इसको प्रगतिशील अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वर्णित है किया गया है। तो बताना किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो देखिए जो संविधान आपका अनुच्छेद 21A है इसके अंतर्गत जो है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार रखा गया है, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, 501 में भी आपने इसे पढ़ा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को किसी भी प्रकार के जोखिम वाले रोजगार से सुरक्षा के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है। कि जो छोटे बच्चों को, जो 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे होते हैं उनको कल कारखानों में काम न दिया जाए, किसी भी जगह में, होटलों में बहुत जगह बच्चे काम करते हैं उनसे काम लिया जाता है, तो उनसे सुरक्षा के लिए जो अधिकार बनाया गया वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये आपको बताना है। तो देखिए वो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 24 के अंतर्गत है।
किसी वर्ष भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ, किसी ने किस वर्ष होगा कि किस वर्ष भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया था। तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान जो है आपका 2001 में प्रारंभ किया गया था। इसमें जो आंसर है ए दिया हुआ है 2000 में, तो ये राइट आंसर नहीं होगा, ये रॉन्ग आंसर आपका है। राइट आंसर आपका गा होगा। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया था और इसकी स्टार्टिंग जो है आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। ओके, तो राइट आंसर 2001 हो जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार जो आरटीई कानून है वो किस वर्ष क्रियान्वित हुआ था, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा, यानी 2010 में। देखिए 2009 में इसको लाया गया था, लेकिन क्रियान्वित प्रभावी या फिर लागू किस वर्ष हुआ, तो वो 2010 में हुआ। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा और इस चीज को माइंड में रखिएगा। विद्यालय के संबंध में कौन सा कथन ठीक है, अब कौन सा कथन ठीक है आपको बताना है विद्यालय के संबंध में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी विद्यालय के संबंध में शिक्षकों से पर्याप्त रूप से सुसज्जित होते हैं, बिल्कुल सही है। जहां विद्यार्थी अधिगम में संलग्न होते हैं यानी पढ़ते हैं, वो भी सही है। जहां पर्याप्त स्थान वाला भवन होता है, ये सभी विद्यालय से संबंधित चीजें होती हैं, जो जरूरी एक अनिवार्य पार्ट होता है विद्यालय का। तो इसलिए सभी कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिक्त स्थान भर लेते हैं जल्दी से कि निम्न स्तरीय गुणवत्ता समानता को प्रभावित करता तथा निम्न स्तरीय समानता डैश को सुदृढ़ करता है। तो निम्न स्तरीय गुणवत्ता को, वेरी सिंपल है कि निम्न स्तरीय गुणवत्ता समानता को यदि प्रभावित करता है तो निम्न स्तरीय समानता जो है वो किसको प्रभावित करेगा, निम्न स्तरीय गुणवत्ता को। निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता की आधारभूत अवयवों का हिस्सा हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो घा हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी संवैधानिक मूल्यों के साथ सामंजस्य, बच्चे का सर्वांगीण विकास, जहां तक संभव हो सके बच्चे के मातृभाषा में शिक्षण अधिगम निर्देशन हो, ये सभी जो गुणवत्ता होते हैं वो प्रारंभिक शिक्षा के कहे जाते हैं, एक हिस्से के रूप में माने और जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान के प्रयासों के केंद्र में डैश प्रोत्साहन है, तो कन्या प्रोत्साहन है। फिर एक रिक्त स्थान ले लेते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स ले लेते हैं कि जो आपका आरटीई अधिनियम 2009 है, इसके अनुसार विद्यालय में सुविधाओं की गुणवत्ता विद्यालय पहुंचने में बहुत बड़ी बाधा है। तो कौन सी जो गुणवत्ता है वो है आपकी भौतिक, ठीक है ना, बहुत बड़ी बाधा है। सही है गलत देख लेते हैं। मध्याह्न भोजन दुनिया का सबसे बड़ा विद्यालय पोषक कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है। मिड डे मील जो स्टार्ट किया गया है वो दुनिया का सबसे बड़ा विद्यालय पोषक कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। मध्याह्न भोजन का इतिहास किस वर्ष आरंभ हुआ है, यानी मध्याह्न भोजन कब आरंभ किया गया ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो का हो जाएगा, यानी 1925 में मध्याह्न भोजन स्टार्ट किया गया था, क्योंकि यहाँ पे इतिहास की बात चल रही है, किसी पर्टिकुलर कंट्री की, एक देश की, भारत की बात नहीं चल रही है। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से और देख लेते हैं कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को किस वर्ष से केंद्रीय रूप में प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में देश में चलाया गया। अब ये क्वेश्चन आ गया है, इंडिया की बात चल रही है यहाँ पे कि देश में कब से मध्याह्न भोजन चलाया गया है केंद्रीय रूप से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 से, ठीक है। 1995 में भारत में जो ये मध्याह्न भोजन है उसको चलाया गया है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सही है गलत में देख लेते हैं यहाँ पे कि बाला जो है आपका बिल्डिंग एज लर्निंग एड जो है वो अवधारणा का क्रियान्वीकरण करने वाले विद्यालयों की दीवारों पर शैक्षणिक चित्र पंखों पर रंगों के पेन से किया जाता है, उसे क्या कहा, ये सही है गलत, तो बिल्कुल सही है ये। और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका फिल इन द ब्लैंक्स का कि विद्यालय में रसोई घर का प्रावधान डैश कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो मध्याह्न भोजन में विद्यालय में ही खाना बनाया जाता है और बच्चों को दिया जाता है, इसीलिए रसोई घर का प्रावधान जो है वो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित कथन किसका है। जो कथन दिया हुआ है ये किसका है, किसने कहा है कि नेतृत्व अंततः लोगों के लिए कुछ विलक्षण होने में योगदान करने का एक तरीका सृजित करने के बारे में है। नेतृत्व के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो ये कथन किसने कहा है, तो देखिए कथन जो है आपका एकलन कीथ का है। किसका है, एकलन कीथ ने कहा था कि नेतृत्व जो है अंततः लोगों के लिए कुछ विलक्षण होने में योगदान करने का एक तरीका होता है, ठीक है। और अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नेतृत्व से संबंधित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है
कि निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषताएं हैं नेतृत्व से संबंधित नहीं है। राइट आंसर देखिए होगा मानदंड एवं नियंत्रण स्थापित करना, नेतृत्व से संबंधित नहीं होता है। उम्मीद, दृष्टि एवं मिशन को संप्रेषित करना बिल्कुल सही है। नेतृत्व एक लीडर, नेतृत्व यानी एक लीडर करना, किसी चीज की लीडरशिप करना, ठीक है ना। मूल्यों से असहमन, प्रेरणा से नेतृत्व और एक अच्छा वातावरण सृजित करना, ये सभी जो होते हैं नेतृत्व की विशेषता होती है। लेकिन मानदंड एवं नियंत्रण स्थापित करना नेतृत्व की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्रबंधन से संबंधित हैं। अब प्रबंधन से संबंधित कौन सी विशेषताएं हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए उपरोक्त सभी, यानी कि नीति एवं रणनीतियां तय करना, संसाधनों की योजना बनाना, सूचना एवं ज्ञान का प्रबंधन करना, ये सभी आपके प्रबंधन यानी मैनेजमेंट से संबंधित होते हैं। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, ये काम तो करते हैं, रणनीतियां, पॉलिसी बनाना, ठीक है ना, संसाधन जो सोर्स होते हैं उनके प्लान्स बनाना और सूचना एवं ज्ञान का प्रबंधन करना, ये सभी जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टर्स हैं, ये किसके हैं, मैनेजमेंट के हैं। किस विद्वान के अनुसार प्रबंधन महत्वपूर्ण है किंतु नेतृत्व अनिवार्य है। यदि प्रबंधन महत्वपूर्ण है तो नेतृत्व भी अनिवार्य है। देखिए नेतृत्व के अंतर्गत ही प्रबंधन आता है, क्योंकि अगर कोई लीडर है, किसी चीज की लीडरशिप कर रहा है, तो सबसे पहले वहां पे मैनेजमेंट जरूरी होता है। किसी भी चीज का लीडरशिप करने के लिए, किसी भी चीज की अगुवाई करने के लिए वहां पे मैनेजमेंट, प्रबंधन जरूरी होता है। तो यदि प्रबंधन महत्वपूर्ण है किंतु नेतृत्व जो है वो अनिवार्य है, तो ये आपको यहाँ पे आंसर देना है कि किसने कहा था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका का, यानी कि जॉन कोटर ने कहा था। किसने कहा था, जॉन कोटर ने कहा था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि प्रबंधन नेता के रूप में सफल हो जाते हैं क्योंकि, अब एक जो प्रबंधन नेता के रूप में लोग सफल हो जाते हैं, क्यों सफल होते हैं, तो का और खा दोनों ही सही हैं। यानी संवेदनात्मक रूप से उन्नत नहीं है जितना कि वे तकनीकी एवं व्यावसायिक रूप से उन्नत है, और समुदाय के लोगों के साथ सृजनात्मक संबंधों को स्थापित करने में सफल होते हैं, इसलिए प्रबंधन नेता के रूप में सफल हो जाते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन जो हमारा है, फिर इन द ब्लैंक्स यहाँ पे है कि नेतृत्व एक बहुत सार्थक सामाजिक डैश संस्था है। तो देखिए नेतृत्व एक बहुत सार्थक सामाजिक मनोवैज्ञानिक संस्थान है, ठीक है। निरंकुश नेतृत्व शैली का अर्थ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निरंकुश नेतृत्व शैली का क्या अर्थ है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी निर्णय निर्माण की सभी शक्तियां नेता में केंद्रित है और नेता अधीनस्थों के सुझावों या पहल को नहीं मानता है। निरंकुश नेतृत्व, नेतृत्व का मतलब जस्ट अभी बताया, लीडरशिप करना, किसी चीज की अगुवाई करना, लेकिन यहाँ पे निरंकुश नेतृत्व के आगे निरंकुश जुड़ गया। निरंकुश का मतलब होता है मनमानी करना, अपने मन की करना, लेकिन नेतृत्व में ये चीज नहीं होती। नेतृत्व में सबकी बात को, सबकी सहमति बना के चला जाता है। तो जो निर्णय लिया जाता है वो सभी जो शक्तियां होती हैं वो नेता के पास में हाथ में होती, लीडर के हाथ में होती हैं, ये गलत बात होती है। तो ये निरंकुश नेतृत्व की एक विशेषता हो गई। और नेता जो होते हैं वो जो भी उनके नीचे रहने वाले लोग होते हैं, जो वॉलंटियर होते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, वो जो उनको बताते हैं उनको ना मान के अपनी बात मनवाता है, तो वो हो जाता है कि नेता अधीनस्थ के सुझाव या पहल को नहीं मानता है। तो ये दो चीजें आ जाती हैं आपके निरंकुश नेतृत्व शैली के अंतर्गत, ठीक है। दोनों चीजों को लिख के आप अर्थ इसका निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुख्य नेतृत्व शैलियां कितने प्रकार की हैं। मुख्य नेतृत्व शैलियां कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नेतृत्व शैलियां जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि 4 प्रकार की जो नेतृत्व शैलियां अभी जस्ट बता के हैं तो कौन कौन सी हैं। देखिए निरंकुश है, अहस्तक्षेप है, सुस्त और दूसरा प्रजातांत्रिक है। निरंकुश शैली नेतृत्व अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं। अहस्तक्षेप जिसमें हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किए जाते हैं। सुस्त एक होता है ठाल मटोल करने वाला, और एक प्रजातांत्रिक होता है जो कि अपने भारत में चल ही रहा है अगर हम सरकार के माध्यम से देखें तो। 4 नेतृत्व की शैलियां हो गई, ठीक है। निर्देशनात्मक, रूपांतरात्मक, नैतिक तथा सहभागिता किससे संबंधित है, ये सब चीजें किस में देखी जाती हैं। तो देखिए नेतृत्व से, प्रबंधन से, तानाशाही से, इनमें से कोई नहीं, 1 या 2 से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा का, यानी तानाशाह से संबंधित होता है, निर्देशात्मक, रूपांतरक और नैतिक सहभागिता, ठीक है, ये किससे संबंधित होता है, तानाशाह से संबंधित होता है। अभी यूनिट 8 से क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी यूनिट 7 का नेतृत्व का चल रहा था, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए है। लोक जुम्बिश किस राज्य की विशिष्ट बेसिक शिक्षा परियोजना है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लोक जुम्बिश जो है वो आपकी राजस्थान की शिक्षा परियोजना, जो शिक्षा कर्मी परियोजना है वो भी आपकी राजस्थान की है। कुछ परियोजनाएं हैं जो गिनी चुनी है, लोक जुम्बिश योजना जो है वो राजस्थान की है। ठीक है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा इस तकनीक से प्रदान करेंगे जैसे राज्य के कानून निश्चित करते हैं। संविधान के किस संशोधन में पास हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने कल वीडियो बनाया है, लेक्चर दिया है आपको विद्यालय बाल अधिकार वाला, उसमें मैंने आपको ये बताया था, बाल अधिकार में ही हमने चीजें पढ़ी हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 46वां। ठीक है, 46वां जो संविधान संशोधन है उसमें ये कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देनी होगी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित हैं? कौन से लक्षण संबंधित हैं? तो उपरोक्त सभी। संस्थागत सुधार, समुदाय का मालिकाना, संस्थागत क्षमता निर्माण, ये सभी जो लक्षण है किससे संबंधित है? सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रखंड संसाधन केंद्र में कितने विशिष्ट कर्मचारी होते हैं? एक प्रखंड संसाधन केंद्र में कितने विशिष्ट कर्मचारी होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 5 से 7 विशिष्ट कर्मचारी होते हैं एक प्रखंड संसाधन केंद्र में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से 3 क्वेश्चन 4 हो गए हैं, 5 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका प्रखंड संसाधन केंद्र यानी बीआरसी की नहीं है? तो देखिए राइट आंसर गा होगा, यानी विद्यालयों में बच्चों की आय के उपयुक्त कक्षाओं में नामांकन सुनिश्चित करना। बीआरसी के कौन से काम नहीं है, उनकी भूमिका क्या नहीं होती है? तो प्रारंभिक विद्यालय शिक्षकों के लिए अंत्य सेवी प्रशिक्षण का आयोजन करना, ये बीआरसी का काम होता है। विद्यालयों के कार्यों को व्यवस्थित करने एवं सुधारने में क्लस्टर संसाधन केंद्र को सहायता प्रदान करना, ये भी बीआरसी की भूमिका यानी काम होता है। और बीआरसी कर्मचारी सदस्यों को नियमित तौर पर विद्यालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना अपेक्षित होता है, ये भी काम होता है। लेकिन विद्यालयों में बच्चों की आय के उपयुक्त कक्षाओं में नामांकन सुनिश्चित करना, ये बीआरसी का काम नहीं होता। तो राइट आंसर गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं कि क्लस्टर संसाधन केंद्र मुख्यतः सुसज्जित विद्यालय प्रांगण में स्थित होते हैं जिसमें प्रत्येक केंद्र विद्यालय को एक समन्वयक के अंतर्गत पोषित करते हैं। तो 15 से 20 राइट आंसर हो गया, यानी कि क्लस्टर संसाधन केंद्र मुख्यतः सुसज्जित विद्यालय प्रांगण में स्थित होते हैं जिनमें प्रत्येक केंद्र 15 से 20 विद्यालयों को एक समन्वय के अंतर्गत पोषित करते हैं, यानी एक क्लस्टर के अंदर 15 से 20 विद्यालय आते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, फिर चलिए यहाँ पे सही या गलत में देख लेते हैं कि क्लस्टर संसाधन केंद्र को अतिरिक्त कर्मचारी प्रदान किए जाते हैं जो अधिक विद्यालय या सुदूर स्थित विद्यालयों का आवृत करते हैं। बिल्कुल सही है, जब वहाँ पे कर्मचारी की जो प्रॉब्लम्स होती है लोगों की, तो वहाँ पे अतिरिक्त जो कर्मचारी होते हैं वहाँ पे अवेलेबल करवाए जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से विद्यालय द्वारा सर्व शिक्षा अभियान से प्राप्त महत्वपूर्ण अनुदानों में से कौन से सुमेलित नहीं है? यानी सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा जो महत्वपूर्ण अनुदान प्राप्त है इनमें से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे राशि दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे अनुदान और ये राशि दी है। जैसे शिक्षक अनुदान जो है प्रत्येक शिक्षक को 500 रुपए मिलता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। विद्यालय अनुदान के अंतर्गत यदि हम आते हैं तो 7,000 रुपए प्रति वर्ष उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय को अनुदान दिया जाता है, ये भी सही है। फर्नीचर अनुदान है, राइट आंसर इसका गा होगा। तो फर्नीचर अनुदान है सरकारी विद्यालयों में 1,000 रुपए प्रति बच्चा, तो ये गलत है। सरकारी विद्यालयों में 1,000 रुपए प्रति बच्चा फर्नीचर अनुदान नहीं दिया जाता। पुस्तकालय के लिए जो है 3,000 रुपए प्राथमिक विद्यालय के लिए दिए जाते हैं, तो ये भी सही है। इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। यदि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय के बारे में पूछ दिया गया कि सर्व शिक्षा क्या अनुदान देता है विद्यालय को, तो आपको यही सब चीजें उसमें डिस्क्राइब करके लिखनी होंगी, ठीक है। एक समय पर उच्च प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में 500 रुपए प्रति बच्चा दिया जाता है। यहाँ पे 1,000 रुपए है, तो 1,000 रुपए नहीं है बल्कि 500 रुपए प्रति बच्चा है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है। कि हो सकता है यहाँ पे ये ऑप्शन बदल के 500 दे दे और इनमें से कोई ऑप्शन जो है चेंज कर दे, तो थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डाइस शिक्षा संबंध में कौन सा कथन सही है? जो आपकी डाइस होती है इसमें यानी शिक्षा की जो जिला सूचना प्रणाली होती है, एक विद्यालय आधारित सांख्यिकी प्रणाली है या फिर यूनिसेफ की सहायता से शुरू किया गया। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो घ जो है उपरोक्त सभी, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, और गा भी सही है कि जो डाइस होता है विद्यालय आधारित परिवर्तन जैसे नामांकन, आधारभूत सुविधा और शिक्षकों की संख्या का डाटा उपलब्ध कराता है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर घा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण का राष्ट्रीय परिषद यानी एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो देखिए 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। इसका जो हेड ऑफिस कहाँ है, मुख्य जो, तो वो आपका दिल्ली में है। एनसीईआरटी के उद्देश्य क्या है? अब एनसीईआरटी के उद्देश्य बताना है यहाँ पे। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका घा यानी उपरोक्त सभी। तो एनसीईआरटी के मेन उद्देश्य होते हैं शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रमों को आयोजित करना, बिल्कुल सही है, नए एवं अभिनव शिक्षण तकनीकों अभ्यासों को विकसित करना, जो भी आपका सिलेबस होता है, जो भी आपकी पाठचर्या होती है, ये सभी चीजें जो होते हैं कहाँ से चेंज होते हैं? ये एनसीईआरटी के माध्यम से चेंज होते हैं, ठीक है ना। जो भी आप कोर्स पढ़ रहे हैं ये आपको एनसीईआरटी अवेलेबल करवाता है। तो एनसीईआरटी के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रिक्त स्थान भर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की। एनसीईआरटी में राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचा के साथ प्रकट हुआ है। किस ढांचे के साथ प्रकट हुआ? तो 1988 में ढांचा बनाया गया था, उसके बाद एनसीईआरटी राष्ट्रीय पाठचर्या बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं कि 1973 में निम्नलिखित में से कौन सा परिषद केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के लिए अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी मुद्दों पर एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? यानी अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद जो आपका है, यानी 1973 में एक परिषद बनाया गया था जो केंद्रीय एवं राज्य सरकार के जो अध्यापक शिक्षा होते हैं उनसे संबंधित मुद्दों पर, जो भी मुद्दे होते हैं उनके सलाहकार के लिए एक परिषद की स्थापना की गई थी। वो परिषद क्या है अब आपको बताना है, वो संस्था कौन सी है? तो अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद है। और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका एनसीपीसीआर की है? एनसीपीसीआर की कौन सी भूमिका है शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, यानी बच्चों की शिक्षा के अधिकार का निरीक्षण करना, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के बच्चों के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करना, और विद्यालयों द्वारा कार्यान्वित होने वाले मानकों एवं नियमों की सिफारिश करना। तो ये सभी जो होते हैं शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत आते हैं, एनसीपीसीआर की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि किस परिषद का मुख्य कार्य विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाना है? यानी विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार कौन सा परिषद लाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका गा हो जाएगा, यानी शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण की जो राज्य परिषद होती है वो जो है शिक्षा के कार्य में गुणात्मक शोध लाती है। और खासतौर पर शोध जो आपके डिजर्टेशन होते हैं, पीएचडी वगैरह जो टीचर्स करते हैं वो शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण राज्य परिषद के अंतर्गत ही करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां एनसीईआरटी से संबंधित है? देखिए एनसीईआरटी जहां पे एन है वो आपका नेशनल हो जाता है, और जहां पे यस आ जाता है एससीईआरटी वो आपका स्टेट हो जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये स्टेट लेवल, राज्य लेवल के लिए होती है एससीईआरटी, पूरी निगरानी होती है, और जो एनसीईआरटी होती है वो नेशनल लेवल के लिए होती है, राष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है। वो इसके अंडर में एनसीईआरटी आती है। तो यहाँ पे कौन सी गतिविधियां एनसीईआरटी से संबंधित है आपको बताना है। तो घ उपरोक्त सभी, यानी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, डाइट्स के साथ समन्वय करना, नई शिक्षण तकनीकों एवं विधियों को कार्यान्वित करना, जो एससीईआरटी से होती है इसका काम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सही है गलत में देख लेते हैं कि आपका जो है कि जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का रिकॉर्ड रखता है। तो बिल्कुल सही है, काम ही होता है जिला शिक्षा अधिकारी का कि जितने भी उसके क्षेत्र के अंतर्गत 14 वर्ष तक के बालक होते हैं सभी का रिकॉर्ड उसके पास होता है। निजी विद्यालयों के मान्यता को देखना तथा शिक्षकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति को देखना किसके कार्य के अंतर्गत आता है? जो निजी विद्यालय की मान्यता है उनको मान्यता मिली है या नहीं मिली है, और जो शिक्षकों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति को देखने के लिए किसका काम होता है? तो राइट आंसर है जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का काम होता है निजी विद्यालयों की मान्यता को देखना, शिक्षकों के बारे में इंफॉर्मेशन रखना। सही है गलत लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि यहाँ पे शैक्षिक एजेंसियां जो एनजीडीएस होती हैं शिक्षा के प्रचार में सार्थक भूमिका निभा रही हैं। तो बिल्कुल सही है, बहुत सारी ऐसी शैक्षिक एजेंसियां हैं जो खुद स्वयं एजेंसियां चलाती हैं और शिक्षा के बारे में प्रचार प्रसार करती हैं। तो कुछ गवर्नमेंट की होती हैं, कुछ अर्ध सेमी गवर्नमेंट होती हैं, और कुछ जो होती हैं शैक्षिक होती हैं, ठीक है।
ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यूट्यूब पे जब आप सर्च करेंगे ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी तो बहुत ईजी से चैनल मिल जाएगा आपको। तो चलिए आइए आज देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका जो कोड 507 का है और यूनिट की बात करें तो 4 है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। और दूसरी बात है कि अनअकैडमी में हमें आप फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे भी हम आप किसी की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप हमें अनअकैडमी में भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, इसे आपको डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया रहेगा, गूगल प्ले में जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को ओपन करिए, सर्च बॉक्स में जाकर आरती वर्मा लिखिए, वहाँ पे सर्च करिए और प्रोफाइल ओपन होगी जिसमें फॉलो रहेगा, वहाँ पे आपको फॉलो को क्लिक करना होगा क्योंकि हम करा रहे हैं आपके सी टेट, एमपी टेट एंड डीएलएड की प्रिपरेशन। तो जल्दी से अनअकैडमी में फॉलो करिए। थैंक यू। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, यानी शिक्षा में समुदाय की भागीदारी आंशिक रूप से 2 रूपों औपचारिक एवं डैश रूप से स्थान लेती है। तो देखिए औपचारिक के साथ में दूसरा आ जाएगा जो आपका होगा अनौपचारिक। ठीक है, तो शिक्षा में समुदाय की भागीदारी आंशिक रूप से 2 रूपों औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से या स्थान लेती है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि जमीन का दान किस समुदाय की भागीदारी है। जो जमीन का दान होता है वो किस समुदाय की भागीदारी के अंतर्गत आता है, औपचारिक, अनौपचारिक, का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनौपचारिक, जो जमीन का दान होता है वो अनौपचारिक समुदाय की भागीदारी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि विद्यालय विकास व्यवस्थापन समिति किस समुदाय की भागीदारी है। विद्यालय विकास व्यवस्थापन समिति किस समुदाय की भागीदारी है, औपचारिक, अनौपचारिक, का या खा दोनों। तो राइट आंसर होगा औपचारिक। ठीक है ना, विद्यालय विकास व्यवस्थापन समिति जो होती है वो औपचारिक समुदाय की भागीदारी होती है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था। ये तो आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए आंसर इसमें का 2000 दिया है, लेकिन आई थिंक इसका राइट आंसर खा होगा 2001। सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत किसने की थी, तो जो आपके प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। किस उद्देश्य के लिए की गई थी, तो देखिए जो आपका यूनिवर्सल यानी प्राथमिक शिक्षा का भौमिकरण, सार्वभौमिकरण था, उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। और इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। इसका उद्देश्य क्या था सर्व शिक्षा अभियान का, तो उद्देश्य था जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको मुफ्त अनिवार्य शिक्षा देना। तो इसका जो राइट आंसर वो खा हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 किस वर्ष प्रभावी हुआ, यानी किस वर्ष लागू किया गया बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा घ, यानी 2010 में। कब लागू किया गया, 2010 में लागू किया गया। अधिकार कानून है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009, यानी कि 2009 में इसको लाया गया था और लागू प्रभावी कब हुआ, यानी कब से लागू हुआ, तो 2010 में लागू हुआ। ठीक है ना, दोनों चीजों को समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के मुख्य लक्षण नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा लक्षण है जो शिक्षा का अधिकार कानून 2009 है उसके लक्षण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे गा जो दिया है ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि निजी विद्यालय कम से कम 30% बच्चों को अपने विद्यालयों में प्रवेश देंगे। ये जो है लक्षण है सही नहीं है, यानी कि यह कानून शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बीच प्रत्येक बच्चे का एक मौलिक अधिकार बनाता ही। बिल्कुल सही, जस्ट अभी आपको बता के आ रहे हैं। सरकारी विद्यालय सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे और अनिवार्य भी है, ये भी सही है। विद्यालय में लड़कियों एवं लड़कों के लिए पृथक शौचालय होने चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की तरह ये है। लेकिन जो ये वाला आपका गा है कि निजी विद्यालय में कम से कम 30% बच्चों को अपने विद्यालय में प्रवेश देंगे, ये जो है लक्षण नहीं है शिक्षा का अधिकार कानून 2009। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्व शिक्षा अभियान में किसके अंतर्गत खाता रख रखाव को पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान में किसके अंतर्गत खाता रख रखाव को पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, तो ग्राम शिक्षा समिति का ये कार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यदि 9 वर्ष का बच्चा विद्यालय नहीं गया है या पहले विद्यालय छोड़ चुका है तो वह किस कक्षा में नामांकित होगा,
यानी 9 ईयर का अगर बच्चा है वो विद्यालय कभी भी नहीं गया है, यदि गया भी है और उसने छोड़ दिया है जाना स्कूल, तो उसका नामांकन पुनः उसे दाखिला लेना होगा, एडमिशन लेना होगा। तो किस कक्षा में, किस क्लास में एडमिशन लेगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका 4, कक्षा 4 में उसे एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 ईयर का जो बच्चा है वो क्लास जो 4th में उसे एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि देखिए इसका 4th क्लास इसलिए होगा क्योंकि 9 के एज के हिसाब से लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा है ना। एक्चुअली क्या है कि जो प्राइमरी या गवर्नमेंट जो रूल्स होते हैं इन स्कूलों में यूकेजी एलकेजी ये चीज़ें नहीं लगती हैं, डायरेक्ट जो एडमिशन होता है वो फर्स्ट क्लास से होता है, ठीक है ना, और 6 ईयर पे होता है। तो 6 ईयर में अगर वो फर्स्ट क्लास में है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप करें तो 4th क्लास में, और 9 ईयर में वो 4th क्लास जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। शैक्षिक गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी निम्नलिखित में से कौन से तरीके में लाभदायक है? शैक्षिक गतिविधियों में समुदाय की जो भागीदारी है वो किन तरीकों से लाभदायक हो सकती है, यानी समुदाय की भागीदारी शिक्षा में किस तरह से लाभदायक हो सकती है? सीधा ये आंसर क्वेश्चन आपका बनता है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी ये शैक्षिक प्रणाली को समर्थ बनाने में सहायता करता है, समुदाय की भागीदारी शिक्षकों को सजग एवं उत्तरदायी रखेगी, और ये सभी वर्गों विशेषतः कमजोर वर्गों की शिक्षा की जरूरतों समस्याओं को अपनाने में आसान होगा। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सही या गलत कि समुदाय विद्यालय के शिक्षकों, प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक आदि के कार्यों का पर्यवेक्षण कर सकता है। तो बिल्कुल सही है ये। और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि समुदाय निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा शिक्षा में सुधार ला सकता है? समुदाय क्या कर सकता है जिससे शिक्षा में सुधार लाया जा सके, या क्या रोल हो सकता है शिक्षा में सुधार लाने की, क्या भूमिका हो सकती है? तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। यानी विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों को पहचानने में सहायता कर सकता है समुदाय, शिक्षकों को भर्ती करना एवं समर्थन देना काम हो सकता है समुदाय का, और विद्यालय कैलेंडरों को अनुसूचित करना। ये जो तीनों काम है समुदाय के द्वारा हो सकते हैं शिक्षा में सुधार लाने के लिए, काम करके शिक्षा में सुधार ला सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के प्रति समुदाय में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए किन गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए? प्रारंभिक शिक्षा के प्रति समुदाय में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए किन गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, यानी माँ बेटी मेला है, बाल मेला है, सामान्य जागरूकता अभियान, इन सभी का आयोजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्राम शिक्षा समितियों का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति जो होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? देखिए जो ग्राम प्रधान होता है वो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि विद्यालय प्रबंध समितियां जो एसएमसी के गठन के संबंध में कौन सा कथन ठीक नहीं है? विद्यालय प्रबंधन समिति जो होती है इसके गठन में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है तो वो घ दिया हुआ है, यानी शेष 1/4 में 1/4 विद्यार्थी होंगे। तो ये जो कथन है ये ठीक नहीं है। यानी कि जो विद्यालय प्रबंध समितियां हैं आपका एसएमसी के 3/4 सदस्य यानी 75% अभिभावक से होंगे, ये भी सही है। उनमें से 50% औरतें होंगी, ये भी सही है। शेष 1/4 में 1/3 विद्यालय के शिक्षक होंगे, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे 1/4 भाग में 1/4 विद्यार्थी होंगे, ये जो कथन है वो गलत है, ठीक नहीं है। तो राइट आंसर घ हो जाएगा। और चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य विद्यालय प्रबंधन समितियों से संबंधित है? कौन से कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित हैं? तो देखिए उपरोक्त सभी जो कार्य हैं वो विद्यालय प्रबंधन समितियों से संबंधित हैं, क्योंकि शिक्षा के अधिकार के निर्देशानुसार विद्यालय विकास योजना बनाना, ये भी बिल्कुल सही है। सुनिश्चित करना कि सरकार के सभी जो पहलू हैं विद्यार्थियों तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, जो सरकार योजनाएं बना रही है विद्यार्थियों के लिए लाभ दे रही है वो सब विद्यार्थियों तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसकी जो निगरानी होती है कार्यालय विद्यालय प्रबंधन की होती है। और वित्त प्रबंधन और शैक्षिक प्रगति का पर्यवेक्षण करना, तो विद्यालय कार्य विद्यालय प्रबंधन समितियों से संबंधित ये सभी कार्य हैं। ठीक है,